कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलो जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। रूही विवेक की फीलिंग से भागती आ रही थी और पता नहीं कब तक उसकी भावनाओं से वो भागने वाली थी। लेकिन विवेक का टच गंदा नहीं था, उसे आराम मिल रहा था। उसकी पीठ का दर्द अब कम हो रहा था। वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि विवेक के टच से उसे गुदगुदी हो रही थी। दोनों के लिए बहुत ही नए से एहसास थे। दोनों नए एहसासों को महसूस कर रहे थे। रूही को नहीं पता था उसे किस तरह इस भावना को प्रकट करना है, तो विवेक को अच्छा लग रहा था रूही की केयर करना। रूही विवेक को इतना प्यार करते केयर करते देखती थी, उसे अजीब लगता था। पर रूही की आंख लग गई थी क्योंकि उसे अब आराम मिल रहा था और काफ़ी रात से वो जाग भी रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक उसे देखता है, मुस्कुराता है और उसके माथे को चूम लेता है। पता नहीं क्यों पर अपने आप को वो रोक नहीं पाता। जब भी रूही जागती है तो उसके करीब जाने का वो सोच नहीं पाता। और ऐसा नहीं था कि वो उसके सोए हुए पर कोई फ़ायदा उठा रहा था, बस वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर नहीं रख पाता था। वो उसके गालों को हल्के से चूम लेता है और सोचता है कि कब ये लड़की उसकी मोहब्बत को समझेगी। विवेक जानता था कि रूही आज नहीं तो कल शायद उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि उसे भरोसा था। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे रूही उससे नफ़रत करने लगे, चाहे फिर उसे खुद को कितना इंतज़ार करने के लिए मजबूर क्यों ना करना पड़े। वो उठा और दूसरी साइड आकर लेट गया। उधर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा फार्म हाउस, जहाँ पर बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो रही थी। पहाड़ियाँ सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई थी। खूबसूरती का सा नज़ारा था। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि ठंड हड्डियों को जमा दे। उस फार्म हाउस के बने कमरे में एक लड़का पट्टियों से बंधा बैठा बाहर की ओर देख रहा था और अपने हाथों से शायद कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, आईब्रो पर कट था, सिर पर अलग तरह की चोट के निशान थे, बालों को काटा गया था। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लुक था। वो कुछ बना रहा था, शायद अपने अतीत को याद करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था जो उसकी धुंधली यादों में था। शायद वो लड़का अपने अतीत के पन्नों को याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस डोर का रूम खुलता है और एक 50 साल के आसपास की औरत चलकर अंदर आती है। उसने वाइट कोट पहना हुआ था। वो ओल्ड लेडी चलकर अंदर आई तो वो लड़का पलट कर कहता है, मॉम मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या मेरी प्रिंसेस मिल गई आपको? वो लेडी उसके पास आकर उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, तुम्हारी प्रिंसेस जल्दी ही मिल जाएगी, हम ढूंढ रहे हैं उसे और तुम चिंता मत करो। वो लड़का खड़े होने की कोशिश करता है तो वो ओल्ड लेडी कहती हैं, अभी तुम इतनी जल्दी चल फिर नहीं सकते। 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त तुम कोमा में थी। तुम्हें इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें वक्त लगेगा बेटा ठीक होने में। ये वही लेडी थी जो डॉक्टर थी जिसने इस लड़के को इतने सालों से संभाल कर रखा था और बचा कर रखा था। वो शायद 1 साल से कोमा में था और इस बीच इसी औरत ने उसे छुपा कर बचा कर रखा हुआ था, ये बिना जाने कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है या फिर उसका क्या अतीत हो सकता है। क्या तुमने क्या दवाई ली? उस ओल्ड लेडी ने बहुत ही फिक्र के साथ पूछा। उस लड़के ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, पर मुझे ना कुछ भी याद नहीं है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बस मेरी प्रिंसेस दिखाई देती है। उसकी हंसी सुनाई देती है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। वो मुझे साफ साफ दिखाई देती है। मुझे कब मिलेगी? उस लेडी ने फिर से कहा, तुम अपनी मेडिसिन लो और सो जाओ। और वैसे भी 2 दिन बाद हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर तुम्हारी प्रिंसेस पक्का मिल जाएगी। हम लोग अब यहाँ नहीं रुक सकते, हमें शिफ्ट करना है 2 दिन बाद। उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। उसके पास उसकी यादें थी ही नहीं। उसे एक धुंधला सा चेहरा याद था जो बस उसकी प्रिंसेस थी। एक आवाज़ याद थी जो उसके कानों में हमेशा बजती रहती थी। अब वो कौन थी उसे पता नहीं था, और ये औरत कौन थी जिसे वो माँ कहता था उसे ये भी पता नहीं था। डॉक्टर की बातों से लड़का खुश था कि उसकी प्रिंसेस मिल जाएगी। उसने मेडिसिन ली और लेट गया। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखकर कहा था कि मेडिसिन दे, और नर्स ने अच्छे से मेडिसिन दी और उसके बाद उस कमरे से डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मैम क्या आपसे कुछ पूछूं? हमने इन्हें बचा तो लिया पर ये कौन है हमें पता नहीं। क्या हमें अपने साथ ले जाना चाहिए इन्हें? मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हो सकता है इनका परिवार इन्हें ढूंढ रहा हो, शायद कोई सुराग मिल जाए। डॉक्टर लेडी हंसते हुए कहती हैं, ऐसा होता तो कोई ना कोई सुराग मिल जाता। 1 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और हो सकता है कि कोई इसे ढूंढ भी रहा हो, लेकिन ऐसा होता तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ लगता। और जिस हालत में ये हमें मिला है तुम उससे अनजान नहीं हो।
वो किस हाल में था, कितनी बुरी हालत थी, कितनी मुश्किल से बचा है, तुम्हें ये भी पता है। जितना मैं समझ पाई हूँ उस हिसाब से कोई इस पर हमला कर रहा था, इसे मारने की कोशिश की गई है। जिस हिसाब से उसे चोटें लगी हैं वो सारे ज़ख्म हैं और मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकती। हमें कोई भी सुराग मिलता तो अच्छा होता, पर फ़िलहाल हमें इसे सेफ रखना होगा। इसकी यूनिफ़ॉर्म से हमें इतना तो पता चल ही गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। इसे सुरक्षित रखना हमारा फ़र्ज़ है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नर्स ने बस हाँ कह दिया। सब चीज़ों को 2 दिन बीत गए थे और आज काव्या के घर नामकरण का फंक्शन था। रूही नहाकर बाहर निकली। सिंपल सी ब्लू साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि ज़्यादा भारी कपड़े उससे संभलते नहीं थे और उसके छोटे शैतान को चुभते भी थे और उससे खुद भी संभाला नहीं जाता था। वो प्यारी लग रही थी। एक हाथ में ब्रेसलेट था तो दूसरे हाथ में सोने का कंगन था। गले में मंगलसूत्र और माथे पर छोटी सी बिंदी। सिंदूर कभी लगाती नहीं थी, शायद अभी तक हिम्मत नहीं कर पाई थी सिंदूर को लगाने की। कुल मिलाकर वो सादगी में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रूही अपने आप तो हिम्मत कर नहीं पाई। विवेक लगा दे तो लगा दे, उसके हाथ तो जैसे उसके साथ ही नहीं देते थे। उसने ध्यान से देखा, रूहान अभी सो रहा था, इसीलिए उसके कपड़े निकालने लगती है। बहुत मुश्किल से सुलाया था, इसलिए उसे डिस्टर्ब करने का वो बिल्कुल नहीं सोच रही थी। तभी विवेक स्टडी रूम से बाहर आता है। आजकल वो घर से ही काम कर रहा है। अब रूही की आदत सी हो गई है और रूहान की भी। उसने देखा रूही की मांग सूनी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप से आईने के सामने पड़ा सिंदूर उठाया और उसकी मांग में लगाया और बिना कुछ बोले नहाने चला गया। ये करना उसे खुशी देता था और रूही कभी मना भी नहीं करती थी, पर खुद लगाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। शायद अब भी वो ठहरी हुई थी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, पर विवेक अपने पति होने का हक जैसे निभा रहा था हर वक्त। वो बस पलटकर विवेक को देख रही थी, जो बाथरूम की तरफ चला गया था। पता नहीं क्यों पर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो खुद को आईने में देखती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सिंदूर उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों पर उसे अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी मुस्कुराहट से एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने अपना ध्यान डाइवर्ट करते हुए रेहान की चीज़ों पर लगाया। एक बच्चे का सामान काफ़ी होता है, इसलिए वो सब कुछ बैग में रखने के लिए लग जाती है, जो कि रेहान की ज़रूरत की चीज़ें थी। विवेक नहाने के बाद सोचता है कि वो कपड़े लेकर ही नहीं आया। ऐसा वैसे कभी नहीं होता। पहले वो कमरे में अकेला था, लेकिन जब से रूही इस कमरे में आई थी, वो हमेशा अपने कपड़े लेकर ही जाता था, स्पेशली अपने पर्सनल कपड़े, क्योंकि रूही को कभी भी ऐसा फील नहीं कराना चाहता था। लेकिन अब वो क्या करे? वो नहा चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ज़्यादा देर बाथरूम में नहीं रुक सकता था और रूही को आवाज़ दे भी या नहीं, वो कंफ्यूज था। उसने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा और दूसरे तौलिए से अपने बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। पता नहीं क्यों पर वो रूही से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही से क्यों भाग रहा है। और फिर रूही उसकी पत्नी है, लेकिन उनका रिश्ता अब भी वैसा का वैसा है, किसी दोस्त की तरह। वो आगे नहीं बढ़ा है। उसने खुद को हौसला दिया कि रूही उसकी पत्नी है और कब तक वो दोनों एक दूसरे से शर्माते रहेंगे। यही सब सोचकर वो कमरे में आ गया था। विवेक काफ़ी स्मार्ट था। उसने जिम करके बॉडी बहुत अच्छी बना रखी थी। उसकी हाइट करण की तरह काफ़ी लंबी थी। वो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही शानदार थी। उसका ध्यान रूही पर गया, जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। पता नहीं क्या सोचकर विवेक भी उसी तरफ बढ़ जाता है। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा था। तो वहीं रूही मस्त अपने बच्चों के कपड़े निकालने में लगी हुई थी, रूहान की ज़रूरत की चीज़ें। उसे पता ही नहीं था कि विवेक उसके पीछे है और इसी चक्कर में वो पलटकर विवेक से टकरा जाती है। रूही के हाथ उसके सीने पर जा लगे। वो काफ़ी ठंडे थे। वो अभी शावर लेकर आया था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। रूही ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली और मन में सोचा, क्या ये लड़का पागल है? वो विवेक को कोस रही थी और उसके गाल बिल्कुल टमाटर जैसे हो गए। उसके कानों पर भी लाली सी छा गई। पता नहीं क्यों पर विवेक को रूही का यूं शर्माना बहुत अच्छा लगा। उसने अपने हाथों में पकड़ा तौलिया जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था, उसे फेंक दिया। अपने दोनों हाथ रूही की कमर की तरफ ले गया। जैसे ही रूही ने अपने कमर पर दो ठंडे हाथ महसूस किए, वो एकदम से सिमट सा गई। विवेक के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। रूही तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। पर विवेक आज खुद को रोकना नहीं चाहता था। वो भावनाओं में बह जाना चाहता था। उसका ध्यान रूही पर था।
जिसकी पलकें बार बार झपक रही थी, पर उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसके ध्यान उसके होठों पर था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस हो रही थी। उसके पूरे चेहरे पर लाली सी छाई हुई थी शर्म की। विवेक का दिल कर रहा था कि वो उसे किस करे, पर उसका दिमाग कह रहा था कि ये गलत है, रूही नाराज़ हो जाएगी। वो अपनी भावनाओं में बह गया। उसने अपने दिमाग की बात को एक साइड पर रखा और धीरे से रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। ये बहुत ही सडन हुआ। रूही इस सब चीज़ों से अनजान थी। पहले तो विवेक को इस तरह देखना और फिर उसका इस तरह किस करना, उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। उसने सोचा नहीं था कि विवेक ऐसा कुछ भी कर सकता है। रूही का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि करण की मोहब्बत इतनी ज़्यादा उस पर जादू करके गई थी कि वो किसी को और जगह दे ही नहीं पाई। वो जानती थी कि विवेक को उसके पति होने का हक देना था, पर वो दे नहीं पा रही थी। वो जानती थी वो उसके साथ गलत कर रही थी, पर वो ठहरी हुई थी। करण के अलावा वो कभी किसी के करीब गई ही नहीं। करण के अलावा उसने कभी अपने दिल में किसी को जगह दी ही नहीं। करण उसकी ज़िंदगी था और अब करण नहीं था, लेकिन उसकी यादें थी। करण की यादें उस पर जादू सा करके गई थी, जो उसकी आत्मा पर लगी हुई थी। रूही की आंखों में से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसने विवेक को रोका नहीं था। विवेक जो अपने होश खो बैठा था, एकदम से उसके आंसुओं को महसूस कर वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। जैसे ही विवेक ने ये महसूस किया कि उसे बहुत ही दर्द हुआ अपने दिल में, वो थोड़ा सा दूर हुआ और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर मेरा दिमाग और मेरी दिल मेरी सुनता ही नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, पर मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ। रूही आंखें बंद किए बस रोए जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो विवेक को हर्ट कर रही है। उसका इस तरह करना विवेक को अंदर तक तोड़ कर रख देगा। उसे लगेगा पता नहीं उसने कौन सा गुनाह कर दिया है। विवेक ने फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूँ रूही, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती। तुम्हारे लिए मैं शायद बस एक दोस्त हूँ, पर तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई देती? मेरा प्यार क्यों नहीं समझ पाती तुम? मुझ में कमी कहाँ है? तुम मेरे साथ क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहती? मैं कोई तुम्हारे जिस्म को नहीं पाना चाहता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह को पाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, पर तुम आज भी वहीं ठहरी हुई हो। क्या तुम कभी मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती? कभी मुझे प्यार नहीं करना चाहती? ये कहते कहते उसका गला बहुत भर आया था। क्या रूही अब भी उसे सिर्फ दोस्त मानती थी? उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, सब कुछ बस उसने एक साइड पर रख दिया था। क्या रूही के दिल में ज़रा भी भावना ही थी उसके लिए? ऐसा क्यों कर रही थी वो उसके साथ? विवेक बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसका गला बुरी तरह भर आया। वो रूही के लिए कितना दीवाना था, क्या रूही जानती नहीं थी? रूही की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ही अपने अपने दर्द में डूबे हुए थे। विवेक अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला गया था। उसने रूही के आंसू साफ किए और अपने दिल की भावना कह दी। लेकिन रूही बहुत बड़ी अब भी बड़ी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाया और वहीं बैठकर रोने लगी। वो गलत कर रही थी, अपने साथ और विवेक के साथ। उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो खुद के साथ भी तो गलत कर रही थी। खुद को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही थी। वो रोते हुए एक मन में अपने आप से बात करते हुए कहती है, करण जी आप क्यों चले गए? अब तो आपके आने की उम्मीद भी मुझे ख़त्म कर रही है। 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीतने को आ गया। आप कहाँ चले गए? क्यों मुझे छोड़कर जा चुके हैं? मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रही? उसे पता था वो विवेक के साथ गलत कर रही थी। विवेक को हक था अपनी मोहब्बत को पाने का, और अब तो इतने महीनों से वो उसकी केयर करता था। उसने उस बच्चे को भी अपना नाम दिया, इतना प्यार किया, और रूही अब भी वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। रूही उठी और अपनी हिम्मत बटोरकर अपने बच्चे के पास आई और देखने लगी और सोचने लगी, क्या अगर विवेक उसका साथ नहीं देता, क्या तब भी वो रूहान को उतना ही प्यार कर पाती, उसे उतनी अच्छे से संभाल पाती, उसकी केयर कर पाती? शायद नहीं। पूरी पूरी रात रूहान नहीं सोता। विवेक पूरी पूरी रात उसके साथ जागता है और बिना सवाल किए उस बच्चे को अपना प्यार देता है, रूही की केयर करता है। पर फिर क्यों रूही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी? क्यों वो ठहराव की ज़िंदगी जीना चाहती थी? तो वहीं स्टडी रूम में विवेक खुद से सवाल कर रहा था, क्या रूही कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या रूही की नज़रों में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई केयर नहीं थी, या कोई जगह नहीं थी? वो खुद से सवाल कर रहा था कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर वो रूही के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी बिता पाएगा?
इस तरह तो वो ज़बरदस्ती अपना रिश्ता रूही पर थोप रहा है, जो गलत है। रूही को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। विवेक अपने सवालों में कश्मकश में डूबा हुआ था, तो रूही अपने सवालों में डूबी हुई थी। वहीं सिटी हॉस्पिटल एक नया हॉस्पिटल, ये उसी औरत ने खोला था जिसने उस लड़के को बचाया था, उर्मिला वरदान। ये बहुत साल आर्मी में हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसके बाद इन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला। कम खर्चे में लोगों की मदद करना इनका मोटिव था। इनके बहुत सारे सोर्सेज थे और 2 दिन पहले ही इन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर खोल ली थी और उस लड़के को भी यहीं ले आई। इन्होंने अपने सोर्सेज से उस लड़के के बारे में पता करने की हर कोशिश की थी, पर कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया। जितना ये समझ पाई वो वही था कि उस लड़के पर हमला हुआ था, उसे मारने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसे छुपा कर रखना उन्हें बेहतर लगा। इन्होंने कभी शादी नहीं की, देश इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी था, देश की सेवा करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। 5 मंजिला इमारत सच में बहुत खूबसूरत थी। लास्ट फ्लोर पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाया गया था, जहाँ पर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। वहीं पर एक लड़का जिसे कुछ भी याद नहीं था बैठा गिटार बजा रहा था। हल्की सी धूप खिली थी और उस धूप को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट सच में बहुत खूबसूरत थी। तभी डॉक्टर उर्मिला ऊपर आकर कहती हैं, मानव, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर उर्मिला ने एक अनजान को बचाकर अपना बेटा मान लिया और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा। मानव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उर्मिला जी उसे सोने को कह रही थी। मानव की बात सुनकर उर्मिला जी कहती हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो मानव फिर से कहता है, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? आपने कहा था यहाँ आकर आप प्रिंसेस को ले आएंगी। चलिए ले आते हैं।